आज हम लोग हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग जो देखे थे उससे आगे बढ़ना चाहेंगे और इसमें हम लोग आज बात करेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या आंग्ल फ्रांसीसी संबंध के बारे में जानेंगे। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को जो है हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि भारत में जो है एक तरफ अंग्रेज है और दूसरी तरफ जो है फ्रांसीसी है। इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ उसको हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत 3 युद्ध होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से लेकर 48 होता है। उसके बाद दूसरा जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से लेकर जो है 1754 तक होता है। और तीसरा युद्ध जो होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में, जिसको हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं, 1756 से लेकर जो है 1756 से लेकर जो है 1763 ईस्वी तक होता है। तो हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध को, द्वितीय कर्नाटक युद्ध को, तृतीय कर्नाटक युद्ध को, कि इन तीनों में होता क्या है। तो पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो टाइमिंग हम लोग देखे कि 1746 से लेकर जो है 1748 ईस्वी तक जो है ये युद्ध चलता है। इसमें क्या होता है कि इसको जो है इसका कारण जो होता है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध होता है। और ये कौन से संधि से समाप्त होती है, ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण है वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध है। और इसका जो है संधि, कौन सी संधि से ये युद्ध खत्म होती है, तो एला साइपल की संधि से होती है। यहाँ पे होता क्या है, रीजन क्या है कि 1746 ईस्वी में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया में, जो कि यूरोप का एक देश है, वहां पे क्या होता है उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है और शुरू होता है। और भारत में क्या होता है कि भारत में भी जो है अंग्रेज और वहां पे यूरोप में जो है अंग्रेज और फ्रांस लड़ते हैं। इसलिए भारत में भी क्या है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। इस युद्ध में क्या होता है कि एक अंग्रेज अधिकारी जो है जिसका नाम है बर्नेट, इसने क्या किया कि कुछ जो है फ्रांसीसी जहाजों को जो है पकड़ लेता है या कब्जा कर लेता है। कब्जा कर लेने के बाद उस वक्त जो है भारत का जो है फ्रांसीसी गवर्नर जो था उस समय डुप्ले था, उसने क्या किया कि उसने जो है मॉरिशस के जो है फ्रांसीसी गवर्नर जो है लॉ बुर्दाने से सहायता मांगता है। और सहायता लेकर क्या करता है कि उसने लॉ बुर्दाने के सहयोग से जो है मद्रास का घेरा डालता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है फ्रांसीसी लोग सफल हो जाते हैं। और इसी बीच क्या होता है, इसी बीच जो है यूरोप में जो है 1748 ईस्वी में जो है युद्ध जो है ए ला साइपल की संधि के तहत ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का अंत हो जाता है। अब फलता क्या होता है कि फलता उसके परिणाम से यूरोप में खत्म होता है। तो भारत में भी क्या होता है कि ये युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है खत्म हो जाती है। ठीक है। और पुनः क्या होता है कि पुनः जो है मद्रास जो है किसको दे दिया जाता है, पुनः जो है मद्रास जो है अंग्रेजों को मिल जाता है। इसमें क्या होता है आगे देखेंगे कि इस युद्ध को हम लोग जो है डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध के नाम से भी जानते हैं या कह सकते हैं। आपको पूछेगा इनमें से कौन सा युद्ध जो है डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध कहा जाता है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध कहा जा सकता है। नोट में यहाँ पे ध्यान देंगे कि नोट में क्या है कि इसी बीच क्या होता है कि इसी बीच जो सेंट थॉमे का युद्ध होता है। और यह युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो यह युद्ध जो होता है फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब जो है अनवरुद्दीन के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसी सेना क्या होती है कि फ्रांसीसी सेना जो है विजय प्राप्त कर लेती है। अब हम लोग बात करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध का, जो कि कब से कब होता है, तो 1749 से लेकर जो है 1754 ईस्वी तक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही स्थिति है, एक तरफ फ्रांस रहेगा, दूसरी तरफ क्या होगा, अंग्रेज होगा। इसमें क्या होता है कि इन लोगों में जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध होने का रीजन क्या था कि दो रीजन ये है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है 2 गुट बनते हैं। ठीक है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 2 एरिया में लेकर होता है, एक हैदराबाद का एरिया होता है और दूसरा क्या होता है, कर्नाटक का एरिया होता है। इस युद्ध के लिए जो है भारत का जो है स्थानीय कारण जिम्मेदार थे। दरअसल क्या होता है कि दरअसल उस समय जो है दक्षिण भारत में क्या होता है, कर्नाटक और हैदराबाद में जो है उत्तराधिकार की लड़ाई जो है चल रही थी। इस लड़ाई में क्या होता है कि इस लड़ाई में आपको बता रहा है कि फ्रांस और ब्रिटेन ने क्या किया कि 2 अलग अलग गुटों को सपोर्ट किया है। तो हम लोग देखेंगे कि फ्रांस जो है हैदराबाद के कौन शासक को सपोर्ट कर रहा है, कर्नाटक के कौन शासक को सपोर्ट कर रहा है।
तो फ्रांस के अगर तरफ से देखेंगे तो हैदराबाद का मुजफ्फर जंग है उसको सपोर्ट दे रहा है, और कर्नाटक के किसको, चंदा साहब को सपोर्ट करता है। उसी तरह से अंग्रेज भी क्या कर रहे हैं, अंग्रेज भी जो है आपको हैदराबाद और कर्नाटक के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हैदराबाद का कौन है, नासिरगंज, जिसको अंग्रेज सपोर्ट कर रहे हैं, और कर्नाटक का कौन है, अनावरुद्दीन है। इस तरह से ये दो गुट बन जाते हैं। अब देखेंगे हम युद्ध का घटनाक्रम। युद्ध का घटनाक्रम क्या होता है, जैसे मैं आपको पूछता है अंबूर का युद्ध कब हुआ, तो अंबूर का युद्ध जो है 1749 ईस्वी में होता है। दो गुट बनती है, मतलब कि एक तरफ कर्नाटक हैदराबाद फ्रांसीसी और एक तरफ कर्नाटक हैदराबाद अंग्रेज। तो पहला गुट और दूसरा गुट दोनों में लड़ाई होता है, मतलब एक का सपोर्ट जो है फ्रांसीसी कर रहे हैं और एक का सपोर्ट जो है अंग्रेज कर रहे हैं। तो इनमें लड़ाई होता है। इन लड़ाई में क्या होता है, कौन जीतता है इसको देखेंगे। तो मुजफ्फर जंग, ठीक है, जो कि क्या है कि हैदराबाद का है, और चांदा साहब जो कि कर्नाटक का है, और प्लस डुप्ले जो कि फ्रांसीसी गवर्नर है, ये वन साइड ग्रुप में है। और दूसरे साइड ग्रुप में जो है आपको अनवरुद्दीन, और अनवरुद्दीन जो है कर्नाटक है, और नासिर जंग जो है हैदराबाद, प्लस बर्नेट। बर्नेट कौन है, तो बर्नेट जो है अंग्रेज अधिकारी है। इसमें क्या होता है कि ये ग्रुप बनता है, और संजोग क्या होती है कि 1750 ईस्वी में जो है अनवरुद्दीन भी मारा जाता है, मारा गया, और नासिर जंग भी मारा गया। अब देखेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हैदराबाद की घटना को देखेंगे, फिर कर्नाटक की घटना को देखेंगे क्या परिवर्तन आता है। इसलिए कि दोनों मेन शासक जो है मर ही जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है एक तरफ जो है अनवरुद्दीन मर जाता है और दूसरी तरफ नासिर जंग मर जाता है, मतलब हैदराबाद और कर्नाटक दोनों तरफ का, जो कि अंग्रेजों द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। अब समस्या क्या होगा कि हैदराबाद में क्या घटनाएं होती है, तो हैदराबाद में ये घटना होती है कि मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर जो है फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी जो है जनरल बूसी के अध्यक्षता में जो है हैदराबाद में भेज दी जाती है। ठीक है, मतलब मुजफ्फर जंग प्रार्थना करता है फ्रांसीसियों से कि आप जो है एक सेना का टुकड़ी दीजिए, और इसको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे इंडिया में वो एक्सेप्ट कर लेती है, और जनरल बूसी की अध्यक्षता में क्या करती है, हैदराबाद में सेना भेज देती है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि डुप्ले जो है भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने क्या किया कि जिसने जो है किराया पर अपनी सहायक सेना किसको दिया, हैदराबाद को दिया गया। ये क्वेश्चन पूछता हमेशा कि सबसे पहले किराया पर जो है सहायक सेना प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है या कौन सा शासक थे, तो हैदराबाद के शासक थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कर्नाटक की घटना। कर्नाटक में क्या होता है कि स्वर्गीय नवाब अनवरुद्दीन के पुत्र, क्योंकि अनवरुद्दीन भी मर गया है, तो अनवरुद्दीन के पुत्र जो है मोहम्मद अली ने क्या किया कि त्रिचिन्नापल्ली में शरण ले लेता है, और यहां पे क्या करता है कि फ्रांसीसी और चांदा साहब से मिलकर भी शरण लेता है। तो फ्रांसीसी और चांदा साहब कहाँ का है, कर्नाटक का। इन दोनों लोग मिलकर भी जो है त्रिचिन्नापल्ली को नहीं जीत पाते हैं। घटना आगे बढ़ती है, और 1752 ईस्वी में क्या होता है, अंग्रेज क्लाइव, एक अंग्रेज कमांडर है जिसका नाम है क्लाइव, इसने क्या किया कि कर्नाटक में जो है आर्काट को जीत लिया। इससे फ्रांसीसी सरकार असंतुष्ट हो जाती है, क्योंकि आर्काट जो है फ्रांसीसी एरिया है। और डुप्ले को क्या किया जाता है कि डुप्ले को जो वापस बुला लिया जाता है फ्रांस, और उसके स्थान पर किसको भेजा जाता है, तो उसके स्थान पे जो है 1754 ईस्वी में जो है गोडोही जो है गोडेहू फ्रांसीसी प्रदेश का जो है गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है कि ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो कारण जो था, मुख्य कारण अगर पूछेगा तो हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी की लड़ाई थी। ये कहानी यहां तक समझ में आ गया। अब नोट देखेंगे कि नोट में क्या देखना होगा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो है प्रारंभिक सफलता भले ही फ्रांसीसियों को मिली, लेकिन युद्ध के अंत तक जो है अंग्रेज जो है पूर्ण रूप से सफल हो जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध
1756 से 63। बेसिकली ये लड़ाई जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में है। चूंकि ये भारत में लड़ा गया है इसलिए इसको कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अब बाद में देखते हैं कि 1756 से 63 में जो है जो तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है उसमें क्या होता है। बता रहा है यहाँ पे कि 1756 ईस्वी में जो है यूरोप महादेश है, चूंकि वहां पे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में क्या होता है कि सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जब वहां लड़ाई शुरू हो जाता है तो भारत में भी क्या है कि भारत में भी ये दोनों शक्तियां जो है अपने आप में लड़ने लगती है। फ्रांसीसी सरकार ने क्या कर दिया कि फ्रांसीसी सरकार ने गोडेहू की जगह हटाकर किसको भेज दिया, काउंट लाली को जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेज देता है। अब यहाँ पे क्या होती है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है भारत में एक निर्णायक लड़ाई होगी जिसको हम लोग कहते हैं वांडीवास का युद्ध। वास मतलब क्या होता है, धोना। वांडीवास का युद्ध जो होता है जनवरी 1760 ईस्वी में होता है। एक तरफ जो है फ्रांसीसी गवर्नर जो है काउंट लाली है और दूसरी तरफ जो है अंग्रेज सेनापति जो है सर आयरकुल। परिणाम क्या होता है कि परिणाम ये होता है कि अंग्रेज जीत जाते हैं और इस युद्ध में फ्रांसीसी जो है बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। और अब ये तय हो गया कि अंग्रेज जो है फ्रांसीसी की तुलना में सर्वोच्च रहेंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध को हम लोग देखेंगे औपचारिक समाप्ति कब होती है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की औपचारिक समाप्ति जो होती है, क्योंकि यूरोप में जो है 1763 में पेरिस की संधि हो जाती है, वहां युद्ध समाप्त हो जाती है, तो यहाँ भी युद्ध समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे जो संधि किया जाएगा जो भारत के संदर्भ में किया जाएगा उसकी कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं जिसको बारे में हमको जानना जरूरी है। ये सभी एग्जाम भी से पूछता है। यहाँ पे ये संधि किया गया अंग्रेजों द्वारा जो फ्रांसीसियों के साथ जो संधि किया गया उसमें ये बेसिकली बात बोला गया। 2-3 पॉइंट को ध्यान देना होगा। पहला जो है कि फ्रांसीसी अब जो है भारत में केवल व्यापार कर सकते हैं, उनकी राजनीतिक भूमिका जो है समाप्त हो गई। मतलब कि अब फ्रांसीसी जो है भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सिर्फ व्यापार कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि फ्रांसीसियों को जो है जितने किले अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिए गए थे या अधिकार जमा लिया गया था वो सभी किले वापस कर दिए गए, लेकिन उन सभी किलों को जो है फ्रांसीसी लोग जो है क्या कर सकते हैं, किलाबंदी नहीं कर सकते। तीसरा संधि में प्रमुख बात क्या था कि इसके बाद से जो है फ्रांसीसी पांडिचेरी तथा कुछ अन्य इलाकों में अपने को सीमित कर लिए। ठीक है। और फाइनली रूप से अगर भारत से देखा जाए तो फ्रांसीसी कब जाते हैं, तो फाइनली रूप से भारत से फ्रांसीसी जो है 1954 ईस्वी में देश आजाद होने के बाद 1954 ईस्वी में यहाँ से चले जाते हैं। आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो है कारण पूछ सकता है, सप्तवर्षीय युद्ध। संधि अगर पूछेगा तो पेरिस की संधि। अब हम लोग ये देखेंगे कि फ्रांसीसी पराजय के कारण और अंग्रेजों के जीत के कारण क्या थे। यहां पर देखेंगे कि एक को हारने का और दूसरे को जीतने का कारण क्या था कि दोनों देशों की जो कंपनियां थी उनके जो है गठन में बहुत भिन्नता थी। फ्रांसीसी सरकार क्या करती थी, फ्रांसीसी सरकार जो है अपने कंपनी में बहुत हस्तक्षेप करती थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है सरकारी हस्तक्षेप नहीं रहता था। इस वजह से क्या होता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थानीय परिस्थिति को, माने भारत के स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए क्या कर सकती थी कि निर्णय ले सकती थी, जबकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्णय जो उसके सरकार द्वारा लिए जाते थे और उसके सरकार लिए जिसको यहाँ की परिस्थिति की जानकारी नहीं थी, और डुप्ले को वापस बुलाना जो है फ्रांसीसियों के भयंकर भूल थी, और यह जो है एक हार का फ्रांसीसियों का प्रमुख कारण या प्रमुख वजह बनी। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग कि फ्रांसीसी जो है यूरोप में ज्यादा उलझे हुए थे, इसलिए इन लोगों ने जो है भारत में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा। तीसरा जो कारण था फ्रांसीसियों का हारने का और अंग्रेजों को जीतने का, तो अंग्रेज जो है बंगाल में क्या कहते हैं कि प्लासी युद्ध के विजय से जो है बहुत मजबूत हो गए थे। ठीक है। और उनको वहां से क्या होता था कि उनको वहां से जो है बड़े पैमाने पर धन मिला। यहां तक कि मीर कासिम ने जो है
फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए क्या किया था कि फ्रांसीसियों को लड़ने के लिए जो है अंग्रेजों को जो है 5 लाख रुपया भी दिया था। इस पैसे की बदौलत क्या हो गया कि इस पैसे की बदौलत जो है अंग्रेज जो है एक मजबूत सेना खड़ा कर पाए। तो बेसिकली इसमें यही समझना है कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या आंग्ल फ्रांसीसी संबंध जो है भारत में लड़ा गया, लेकिन इन दोनों युद्धों में एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ फ्रांसीसी थे। चूंकि ये कर्नाटक में लड़ा गया था इसलिए इसको हम लोग कर्नाटक युद्ध कहते हैं। इस तरह से हम लोग देख लिए 3 बार लड़ाई हुआ, तीनों में क्या क्या संधियां थी, क्या क्या कैसे समाप्ति हुआ, कौन कहाँ आ रहा, किसको कहाँ नाफा हुआ, नुकसान हुआ, ये सभी चीज हम लोग देख लिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है विभिन्न शक्तियों से संबंध के बारे में देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछते रहता है और कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए एकदम सीक्वेंस में चलेंगे ताकि जो भी लोग वीडियो देखें उनको सुविधा हो, उनको किसी भी प्रकार का परेशानी ना उठाना पड़े।